हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में हम विटामिन पढ़ रहे हैं, उसमें से हम विटामिन सी तक पढ़ चुके हैं। आज की हम शुरुआत करेंगे विटामिन डी से। विटामिन डी किसी के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। विटामिन डी के बारे में सुनते ही आ रहे हो कि भैया थोड़ी देर धूप में बैठ जाया करो, विटामिन डी मिलता है, धूप से जरूरी है। ये सब आपने सुना होगा, उन्हीं को अपन पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से। ठीक, तो सबसे पहले विटामिन डी की यदि अपन रासायनिक नाम की बात करें, केमिकल नेम की, तो अपन केमिकल नेम पढ़ चुके हैं। इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। ये हमारे शरीर में कैल्शियम से संबंधित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। ठीक, ये जो है इसकी खोज, डिस्कवरी या खोज की यदि बात की जाए तो इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है F.G. हॉपकिंस। हॉकिंस से कंफ्यूजन नहीं कर जाना, ये हॉपकिंस हैं। याद करो, जब अपन विटामिन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, फंक और हॉपकिंस। फिर हमने पढ़ा था फंक ही थे जिन्होंने सबसे पहले विटामिन टर्म का यूज किया है। फंक को अपन और आगे भी पढ़ेंगे, जब अपन विटामिन बी1 पढ़ेंगे ना, वहां पर। यहां पर याद रखना, F.G. हॉपकिंस ने डिस्कवरी की है विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हमारा शरीर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, इसीलिए इसे सनलाइट विटामिन, या कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, होता क्या है, हमारे शरीर में एक सब्सटेंस है हमारी त्वचा में, जिसे हम कहते हैं 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा सा हैवी नाम है, लेकिन आप याद कर लेना, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये जो सब्सटेंस है ये हमारी स्किन में होता है, त्वचा में होता है, जो विटामिन डी बनाने में मदद करता है। देखो, बोलचाल में आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि धूप में विटामिन डी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन याद रखना धूप में विटामिन डी नहीं है। धूप, सूर्य का प्रकाश उस विटामिन डी को बनाने में हमारी मदद करता है। वो कैसे करता है उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक, ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, तो एक जो फैक्ट आप हमेशा सुनते आए हैं कि हमारी त्वचा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाती है। अब उसी को हम विस्तार से समझते हैं। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट यदि करें तो अपन बात करते हैं सूर्य प्रकाश की। सूर्य प्रकाश में 3 प्रकार का प्रकाश होता है। ठीक, पहला जो प्रकार है इसे अपन कहते हैं अवरक्त किरणें, या इन्हें कहा जाता है इंफ्रारेड रेस। सेकेंड टाइप कहलाता है दृश्य प्रकाश, या इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। और थर्ड होती है यूवी रेस, या जिसे अपन कहते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें शब्द से तो आप सभी वाकिफ होंगे, सभी पढ़ते होंगे इसको। तीनों का जो है अलग अलग महत्व है। जैसे मान लो अपन सूर्य के प्रकाश में खड़े हुए हैं और अपन को गर्मी लग रही है, या सूर्य के प्रकाश में कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ रखा हुआ है, वो गर्म हो गया, तो उसको जो हीट या ऊष्मा मिली जिसके कारण वो गर्म हुआ, वो मिलती है अवरक्त किरण के कारण। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए सूर्य की ऊष्मा का क्या कारण है, तो उसका कारण होता है अवरक्त किरण। कोई भी गर्म वस्तु, चाहे वो गर्म पिंड हो, है ना, कोई भी हॉट जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अवरक्त किरण उत्पन्न करता है। जैसे मान लो अपन ठंड में सिगड़ी के पास बैठे हैं और अपन आग ताप रहे हैं और अपन को गर्मी लग रही है, तो वहां पर जो कोयला अपन जला रहे हैं उस कोयले से हमें अवरक्त किरण मिल रही है, इंफ्रारेड रेस मिल रही है, इसलिए हमें क्या लग रही है वहां पर गर्मी। तो गर्मी का कारण होता है अवरक्त किरण।
दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, ये टर्म भी आप सुनते ही आए होंगे। दृश्य प्रकाश वह प्रकाश है जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है, मतलब यही वो प्रकाश है जो आगे जाकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसीलिए इसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। 7 रंग का प्रकाश है, प्राइमरी कलर भी उसी में है, प्राथमिक रंग भी है, कोई वस्तु से टकराए, हमारी आंख में आए, हमें वस्तु दिखाई देने लगी। और यूवी रेस या पराबैंगनी किरणें हैं जो मदद करती हैं विटामिन डी बनाने में। अब यहां आपको लग रहा होगा सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो ये पढ़ते आए हैं कि विटामिन जो यूवी रेस है ये हमेशा हमें नुकसान करती है, हमारे लिए नुकसानदायक है, बीमारियां होती हैं, और आप कह रहे हैं विटामिन डी बनाते हैं। तो इसके सीक्वेंस को समझना बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा मन लगा के समझना। यदि हम यूवी रेस पराबैंगनी किरणों की बात करते हैं तो सूर्य प्रकाश में 3 प्रकार की यूवी रेस होती हैं। फर्स्ट यूवी रेस को हम कहते हैं यूवी ए, सेकेंड होता है यूवी बी, और थर्ड जो टाइप है ये कहलाता है यूवी सी। तो बहुत दिक्कत है नहीं नाम याद करने में, ए बी सी। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनको बांटा गया है। ऐसी पराबैंगनी किरणें जिसकी वेवलेंथ 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर की होती है उन्हें हम कहते हैं यूवीसी। ऐसी पराबैंगनी किरणें जिनकी वेवलेंथ 280 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर होती है उन्हें हम कहते हैं यूवीबी। और ऐसी पराबैंगनी किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य 315 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक की होती है उसे हम कहते हैं यूवी ए। तो वेवलेंथ के कारण यूवी अलग अलग टाइप की होंगी। अब ये जो यूवी ए है और यूवी बी है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। यूवी ए और बी यदि हमारी स्किन में टकरा जाए ना तो ये केमिकल में ऐसे चेंजेस करते हैं, हमारे जीन में ऐसे चेंज करते हैं कि म्यूटेशन होने लगता है, उत्परिवर्तन होने लगता है। और यदि यूवी ए और बी लगातार बहुत देर तक हमारी त्वचा से टकराएंगे तो त्वचा में केमिकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। या यूवी रेस यदि डायरेक्ट आंख के संपर्क में आ जाए तो हमारी आंख में एक क्रिस्टलीन नाम का प्रोटीन होता है, उस क्रिस्टलीन नाम के प्रोटीन को ये गाढ़ा कर देते हैं, फिर इसको सॉलिड कर देते हैं, ठोस कर देते हैं। और जब ये ठोस हमारी आंख की कॉर्निया में जमा हो जाता है तो हमें आर पार दिखना बंद हो जाता है। उसी स्थिति को हम कहते हैं मोतियाबिंद, या उसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। आंख के क्रिस्टलीन प्रोटीन का ठोस हो जाना। बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण क्या होता है यूवी ए और यूवी बी। लेकिन यूवी ए और यूवी बी से अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। अब घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यूवी ए और यूवी बी जो है ये हमारे पास पहुंचती ही नहीं है। इन्हें रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर। सभी ने ये टर्म सुना होगा, ओजोन परत सुना होगा ना। ओजोन परत जो है ये क्या करती है, यूवी ए और बी को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे पास तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए तो इतना ज्यादा ओजोन लेयर को बचाओ बचाओ कहा जाता है। सुनते होंगे ना आपकी ओजोन लेयर में छेद हो गया, है ना। अब उसका भी एक रीजन है, बात निकले तो मैं समझा दूं। ओजोन लेयर में, ओजोन परत में छेद हो गया का मतलब ये नहीं कि एक गोला जैसे छेद हो गया कि कहीं पर जहां बहुत सारी फ्रिज थी, बहुत सारे उनके पास एसी चल रहे थे तो उनके ऊपर वहां पर ऊपर एक गोला हो गया, छेद हो गया। ओजोन परत में छेद हो गया का मतलब ऐसे एरिया जहां की ओजोन परत की मोटाई कम हो गई, उसमें कोरोशन हो गया, उसका क्षरण हो गया, उसकी मोटाई कम हो गई, तो उसे अपन कहते हैं ओजोन परत में छिद्र हो जाना। दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बिठा लेना कि छेद हो गया है। तो ओजोन परत बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या नहीं पहुंचने देती ए और बी, और यही दोनों ए और बी हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर। लंबे समय तक यदि ये हमारी त्वचा से टकराए तो ये क्या कर सकती हैं, त्वचा का कर्क रोग, स्किन कैंसर। अब हमारी त्वचा से जो टकराता है वो होता है यूवीसी। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यूवीसी बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तो हार्मफुल है, लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि यूवीसी हमारे लिए नुकसानदायक जब है जब लाइट की इंटेंसिटी, मतलब सनलाइट की इंटेंसिटी, सूर्य प्रकाश की तीव्रता अधिक हो। जैसे दोपहर के समय, दोपहर के समय सूर्य जो है वो अपने सबसे निकट है,
है ना। इक्वेटर भूमध्य रेखा के सबसे पास है, भारत भूमध्य रेखा के पास वाला देश है, तो दोपहर के समय सूर्य की प्रकाश की किरणें बहुत तीव्रता से, ज्यादा हाई इंटेंसिटी से हमारी त्वचा से टकराएंगी, तो उस समय यूवीसी नुकसान कर सकता है। इसलिए आप देखना डॉक्टर क्या कहता है, जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको कि सूर्य के प्रकाश में सुबह बैठा करो। सुबह वो शब्द जरूर उपयोग करता है, क्योंकि दोपहर का जो यूवी रेस है वो थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब सीक्वेंस समझना, यूवी ए और यूवी बी तो आई नहीं, आई यूवीसी। यूवीसी जो है अब ये टकराएगी हमारी त्वचा से। जैसे ही यूवीसी हमारी त्वचा से टकराती है, हमारी त्वचा के नीचे विशेष प्रकार की सेल या कोशिका होती हैं, जिन्हें कहते हैं आर्गेस्टेरॉल। थोड़ा भारी शब्द हो गया, आर्गेस्टेरॉल सेल, या ये क्या होती हैं, कोशिका। जैसे ही आर्गेस्टेरॉल सेल या कोशिका में सूर्य का प्रकाश टकराया, ये एक सब्सटेंस या एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं मिलेनिन। ये शब्द भी जरूर आप लोगों ने सुना होगा, मिलेनिन। अब ये मिलेनिन क्या करता है, जैसे ही मिलेनिन का निर्माण होता है, मिलेनिन हमारे शरीर में निर्माण करता है, हमारी त्वचा में निर्माण करता है विटामिन डी का। विटामिन डी जैसे ही बन गया, ये विटामिन डी हड्डियों में होने वाले कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन, या जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ा देता है। एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जब ये कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में ज्यादा होगा, तो हमारी जो हड्डी है और दांत हैं, ये मजबूत हो जाएंगे। सीक्वेंस समझना। इसीलिए क्या कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में बैठने पर दांत और हड्डी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, डायरेक्ट कुछ नहीं होता। पहले सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा से टकराएगा, अवरक्त किरण 10 प्रकाश का कोई काम नहीं है, वो अपना गर्मी अर्मी लगा के चले जाएंगे वस्तुओं को दिखा के। यूवीसी हमारी त्वचा से टकराएगी। जैसे ही यूवीसी हमारी त्वचा से टकराती है, हमारी त्वचा के नीचे विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं आर्गेस्टेरॉल। ये जो कोशिका है, ये एक सब्सटेंस बनाती है, नाम रट डालना इसका। इस सब्सटेंस को हम कहते हैं मिलेनिन, और मिलेनिन फिर निर्माण करता है विटामिन डी का। इसलिए बोलचाल में कहते हैं सूर्य प्रकाश में विटामिन डी है, सूर्य प्रकाश में नहीं है, सूर्य प्रकाश बना रहा है। अब ये विटामिन डी बन गया, अब ये क्या करेगा, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन, अवशोषण को बढ़ाने का काम करेगा। हम मान लो ऐसी कोई वस्तु खा रहे हैं जिसमें ज्यादा कैल्शियम या फास्फोरस है, उदाहरण के लिए मान लो हम दूध पी रहे हैं जिसमें कैल्शियम है, तो वो हमारे शरीर से वेस्ट होकर बाहर ना निकल जाए, वो हमारे शरीर के काम आ सके, इसलिए क्या करेगा, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को ज्यादा से ज्यादा रोक के रखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, ताकि वो हमारी हड्डियों में इकट्ठा हो, हड्डी और दांत जो है हमारे मजबूत हो पाए। तो ऐसा सीक्वेंस होता है, इसलिए कहते हैं कि धूप में बैठने पर दांत और हड्डी मजबूत होते हैं। बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें, जो साथ में नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे से लिखना है इसको, फिर हम ये मिलेनियम को मैं समझाता हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। मिलेनियम टर्म जो है, इनको आपने सुना होगा कि ऐसा कुछ होता है, पर इसका थोड़ा सा सुनने का अपना जो तरीका है वो अपन अलग तरीके से सुनते हैं, इसको समझते हैं। देखो, मिलेनियम बहुत फायदे की चीज है। यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें जब अपनी त्वचा से टकराती हैं और मिलेनिन बनता है, तो मिलेनिन ही बनेगा, उसके अलावा यूवी रेस और कोई हिस्से में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए तो क्या होता है, जब अपनी त्वचा से सूर्य का प्रकाश टकराया, यूवी रेस टकराई, मिलेनिन बना, मिलेनिन के कारण त्वचा का रंग जो है वो क्या हो जाता है, काला होने लगता है। कॉमन अपनी भाषा में कहें तो कहते हैं ना, धूप में निकले तो टैनिंग हो गई, फिर उसकी डिटेनिंग करवाते हैं। तो टैनिंग हो जाना या काले पड़ जाने का कारण क्या होता है कि हमारी त्वचा में किसका निर्माण हो जाता है, मिलेनिन। ठीक, लेकिन याद रखना,
आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मेलेनिन का काम क्या होता है, तो लिख नहीं आना त्वचा के रंग का निर्धारण करना। त्वचा के रंग का निर्धारण तो वो कर रहा है, लेकिन वो उसका काम नहीं है। मेलेनिन का काम होता है विटामिन डी बनाना। ठीक है, आपको पेपर में लिखाएगा मेलेनिन का क्या काम है, एक ऑप्शन पहले ही रहेगा, त्वचा के रंग का निर्धारण करना। आप टिक मार के बाहर निकल आओगे, कहोगे ये अपना तो सब सही है। ऐसा नहीं होता। मेलेनिन त्वचा के रंग का निर्धारण कर रहा है क्योंकि उसको यूवी रेस से अपन को बचाना है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि भैया तो धूप में काहे निकला, नहीं चल तू काला हो जा, ऐसा नहीं है, है ना। तो मेलेनिन जो है ये एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। ऐसे केमिकल जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं पिगमेंट, या उसे हम कहते हैं वर्णक। अब ये जो मेलेनिन है इसका काम होता है हमारी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करना। ठीक, ये किसका निर्माण करता है, विटामिन डी का। और विटामिन डी का निर्माण करते करते इसका इतना ज्यादा संश्लेषण या सिंथेसिस हो जाता है कि ये ज्यादा इकट्ठे हो जाने के कारण हमारी त्वचा आश्वेत हो जाती है। ठीक, बोलचाल में आप काला कह सकते हो, लेकिन लिखने में थोड़ा अच्छा शब्द लिखने। अपन क्या कह रहे हैं, त्वचा क्या हो जाती है, आश्वेत हो जाती है। इसलिए धूप में ज्यादा घूमने पर टैनिंग हो जाती है। पर कोई दिक्कत नहीं, टैनिंग यानी से डरना नहीं, टैनिंग हो रही बेटा इसलिए तो यूवीसी से बच रहे हो। नहीं तो जिसको देखना, जिसको टैनिंग नहीं होती है, जिसकी त्वचा बिल्कुल सफेद सफेद होती है, वो धूप में जाते हैं लाल हो जाते हैं। ठीक है, या थोड़ी भी धूप में निकले तो दाग दाग बन जाते हैं, वो खुजली होने लगती है, सेंसिटिविटी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है ना। उसका कारण ही है मेलेनिन बनना भी जरूरी, मजबूत बनाता है। मेलेनिन बनेगा, विटामिन डी बनेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, नहीं तो हमें लगे कि यार हम तो काले हैं, कि हम भीड़ में खड़े हो गए तो काले दिखते हैं, हमें लोग नहीं, कुछ नहीं, अलग कलर कोई मायने नहीं रखता, सब फालतू है। आप कैसे दिखते हैं ये आदमी सिर्फ 10 मिनट देखता है, उसके बाद आदमी देखता है कि आप क्या करते हैं, है ना। तो कलर के लेके कभी अपने आप को सेल्फ डाउट में नहीं लाना, न कभी भी अपने आप का मोरल कम करना। ठीक है, चलो बढ़िया, आ जाओ वापस। तो मेलेनिन का काम त्वचा का रंग निर्धारण करना नहीं, इसका काम क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण करना। अब पेपर में जाए, मेलेनिन क्या है, एक पिगमेंट है जो हमारी त्वचा में होता है। ठीक, एक आगे अपन एक टर्म पढ़ेंगे, उससे कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए अभी मैं वो सब बोल भी नहीं रहा हूं, नहीं फालतू दिमाग में बैठ जाएगा। आप उससे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए सिर्फ ये याद रखना कि मेलेनिन एक क्या है, पिगमेंट। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मेलेनिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर रहता है, हमारी त्वचा में। और भी जगह है जहां मेलेनिन। ठीक, कैसे और भी जगह है, जैसे हमारी बाल का रंग काला क्यों है, क्योंकि हमारी बाल में ज्यादा क्या है, मेलेनिन है। मेलेनिन के फॉर्मेशन वाली जो सेल्स बाल के नीचे खत्म हो जाती है ना, जब वो मेलेनिन नहीं बना पाती तब तो अपनी बाल सफेद होती है ना। तो मेलेनिन हमारी त्वचा में भी है। फिर आपने ऐसा ही सुना होगा कि कड़कनाथ मुर्गा नाम सुना होगा ना, कि कहते हैं उसका मांस पूरा जो है, वो मीट उसका जो है वो कैसा होता है, काला होता है। तो यही कारण है उसकी त्वचा में बहुत ज्यादा क्या होता है, मेलेनिन। अब उसका ब्लड भी काला होता है, उसमें मेलेनिन नहीं लग देना है ना। ब्लड काला इसलिए होता है क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, चलो आ जाओ वापस। अब यदि हम बात करें हमारी आंख की, समझ लो, आंख पर विस्तार से पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है, पर अब मेलेनिन आया है तो थोड़ा समझें। हमारी आंख के बीचों बीच एक छेद होता है, इस छेद से ही लाइट अंदर जाती है, इसे अपन कहते हैं प्यूपिल, या हिंदी में इसे कहा जाता है पुतली। आंख में बिल्कुल एक छोटा सा छेद है, उसे इस लाइट अंदर जा रही है। ये जो प्यूपिल है, ये इस प्यूपिल को नियंत्रित करने के लिए इसके चारों तरफ का जो हिस्सा है इसे कहते हैं आइरिस। ये शब्द भी आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आइरिस सुना ही होगा। एक टाटा की गाड़ी आती है, टाटा आइरिस, छोटा आकार होता है, आइरिस नाम रख दिया गया उसका, आइरिस। ठीक है, अपन यदि बात करें, परितारिका कहते हैं, पर वो हिंदी नाम जब मैं आप पढ़ाऊंगा तो विस्तार से समझाऊंगा। अब प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए आइरिस है, इसको समझना। हमारी आंख में छेद है जहां से लाइट अंदर जा रही है। मान लो आप ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं जहां बहुत ज्यादा लाइट है, यदि बहुत ज्यादा लाइट आंख से अंदर चली गई तो वो रेटिना को डैमेज कर देगी। तो उस समय आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल का आकार छोटा सा कर देगा ताकि कम लाइट जाए, आंख खराब ना।
मान लो आप ऐसी जगह पर हो जहां पर लाइट कम है, अंधेरा है या कम लाइट की स्थिति है, तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल का आकार बढ़ाएगा कि भैया जितनी लाइट है उतना ही कम से कम अंदर जाए तो कुछ तो दिखे, तो वो क्या कर देगा, प्यूपिल का आकार बढ़ा देगा। तो जरूरत पड़ने पर प्यूपिल का आकार घटाना बढ़ाना इसको कंट्रोल करता है आइरिस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब आप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं और एकदम से घर के अंदर आते हैं तो कुछ सेकंड अपन को कुछ नहीं दिखाई देता है ना, फिर आंख ऐसे अपन 2-4 बार करते हैं फिर दिखाई देता है। उसका यही कारण है, अपन सूर्य प्रकाश में थे, बहुत ज्यादा लाइट थी, आंख खराब ना हो जाए इसीलिए आइरिस ने प्यूपिल का आकार क्या कर दिया, छोटा सा कर दिया। अब उसी छोटे आकार के साथ अपन कमरे के अंदर आ गए जहां लाइट कम है। अब ये छोटा सा छेद है प्यूपिल, अब वहां से बहुत लाइट नहीं पहुंच पा रही है ना, जबकि कम प्रकाश में प्यूपिल बड़ा होना था, पर बाहर से तुरंत अंदर आए हैं तो प्यूपिल छोटा है, कम आकार होने की वजह से ज्यादा लाइट नहीं जा रही तो अपन को दिख नहीं रहा है। 2-4 बार आप बंद ऐसा करेंगे तो कुछ सेकंड बाद आइरिस समझ जाएगी लाइट कम है, प्यूपिल का आकार बढ़ा देगी, अपन को दिखने लगेगा। तो आप ये डेली लाइफ में देखते ही होंगे है ना, तो इस प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस। ये जो आइरिस है, आइरिस ही वह हिस्सा होता है जिसे देखकर अपन किसी के आंखों का रंग बताते हैं। तो आइरिस के संदर्भ में याद रखना, आइरिस जो है ये आंखों के रंग का निर्धारण करता है। आई कलर को डिटरमाइन करने का जो काम है वो कौन करता है, आइरिस। अब भैया आइरिस में ऐसा क्या है कि वो आंख के रंग का निर्धारण कर रहा है, तो आइरिस में भी पाया जाता है मेलेनिन। आइरिस में भी क्या होता है, वही पिगमेंट जो हमारी त्वचा में है, मेलेनिन। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आंख में मेलेनिन की मात्रा बहुत अधिक है, ज्यादा मात्रा में मेलेनिन है, तो उस व्यक्ति की आंख का रंग होता है काला। ऐसे व्यक्ति जिसकी आंख में मेलेनिन बहुत कम है, उस व्यक्ति की आंख का रंग हो जाता है नीला, या अपन कह सकते हैं हरा, वो अपन को दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके आंख का रंग एवरेज या औसत है, जो ब्राउन कलर है, तो उसका कारण है कि उनकी आंख में औसत क्या होता है, मेलेनिन। ज्यादा मेलेनिन काली आंख, बहुत कम मेलेनिन नीली आंख, और औसत या एवरेज मेलेनिन तो आंख कैसी होती है, भूरी। तो आंख के रंग का निर्धारण आइरिस करता है, और आइरिस ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि आइरिस में क्या होता है, मेलेनिन। इसलिए देखना, कभी आप ऐसे व्यक्ति को देखें कि उसका ठंड गर्मी बरसात में आंख का रंग बदल जाए तो रिलेट कर लेना। कुछ लोग होते हैं ठंड में उनकी आंख जो है वो ब्राउन होती है या हल्की सी नीले हरे की तरफ हो जाती है, क्योंकि ठंड में उनको धूप उतनी तीव्रता से नहीं लग रही है, आंख में मेलेनिन बन नहीं पा रहा है, तो मेलेनिन कम हो गया, आंख क्या हो जाती है, नीली। और जब गर्मी का समय आता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उस समय मेलेनिन ज्यादा बनता है और आंख का रंग हो जाता है काला। बरसात में मान के चलो भूरा रहता होगा, ठीक है। तो यदि आंख रंग बदल रही है तो यही कारण है, उसमें क्या है, मेलेनिन। इसलिए देखना, जिसकी आंख में मेलेनिन कम होता है, बहुत बुरी आंख होती है, वो धूप में या सूर्य प्रकाश जाने में बहुत चिड़चिड़ाते हैं, उनके लिए बहुत सेंसिटिव, वो आंख बंद करते हैं, ऐसे करके जाते हैं, वो बहुत ज्यादा देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी आंखों में क्या कम होता है, मेलेनिन। मेलेनिन यदि कम होता है तो ही एक बीमारी है, पर अभी अब मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, मैं सिर्फ नाम लिख दे रहा हूँ। यदि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा कम है, तो उस बीमारी को कहते हैं रंजकहीनता, या उस बीमारी को कहा जाता है एल्बिनिज्म। देखा होगा आपने, कैसे व्यक्ति, गोरे नहीं कहेंगे, गोरे तो ठीक है, ये गोरे की श्रृंखला को नग गए हैं, बहुत ज्यादा सफेद दिखाई देते हैं, कई बार तो इतने सफेद हो जाते हैं कि इनकी बाल का रंग भी क्या हो जाता है, लाल जैसा दिखाई देता है, बहुत सफेद होते हैं, और थोड़ी भी धूप में गए तो पूरी त्वचा इनकी काली कह रहा हूं, लाल पड़ जाती है, खुजली होने लगती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो वो जो मेलेनिन की कम मात्रा होने पर जो बीमारी होती है उसे कहते हैं रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। जेनेटिक टर्म या जेनेटिक कारणों की वजह से होती है, जेनेटिक डिसीज है, वो जेनेटिक डिसीज में समझेंगे, समझने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेना इसका स्क्रीनशॉट, बहुत काम का है, आपके काम आएगा।
चलो तो अपन बढ़े आगे। अब अपन विटामिन वापस आए, उसके फैट देखें। मिलेनियम मैंने इसलिए यहाँ पढ़ा दिया कि फिर वो मिलेनियम का कहीं जिक्र ही नहीं हो पाता। अब जब अपन त्वचा पढ़ेंगे तो वहां जिक्र करेंगे, तो वहां और देख लेंगे अपन। ठीक, अब हमने क्या कहा कि ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन या हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। इसका काम है अवशोषण को बढ़ाना। इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, हमारी जो बोन है वो ग्रोथ करेंगी। उस वजह से ये क्या करेगा, हमारी हड्डियों में वृद्धि करने में मदद करेगा। और यदि किसी व्यक्ति की हड्डी में वृद्धि होगी तो उस व्यक्ति की भी वृद्धि होगी। यही कारण है कि विटामिन डी को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, या विटामिन डी को जाना जाता है वृद्धि हार्मोन के नाम से। समझ रहे हैं, इसको रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए वृद्धि हार्मोन क्या है, टिक करके आ जाना। सॉरी, वृद्धि हार्मोन कह रहा हूं, वृद्धि विटामिन। वृद्धि हार्मोन तो वो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता, मैं थोड़ी कंफ्यूज कर गया, सॉरी, है ना। वृद्धि विटामिन, या इसे अपन क्या कहते हैं, ग्रोथ विटामिन। अब आपसे एग्जाम में पूछे कि ग्रोथ विटामिन क्या है, तो टिक करके आ जाना विटामिन डी, कोई बात ही नहीं है। पर यदि ये पूछ ले कि क्या कारण है कि विटामिन डी को वृद्धि विटामिन, ग्रोथ विटामिन कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इसे वृद्धि या ग्रोथ विटामिन कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अस्थि की जो वृद्धि है, हड्डी की जो वृद्धि है, बोन ग्रोथ जो होती है, उसे कंट्रोल करता है। ठीक, बढ़े आगे। चलिए ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके स्रोत या सोर्सेस की। तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग भी हमेशा से पढ़ते ही आए हैं सोर्सेस, स्रोत। ठीक, अब यदि अपन बात करें स्रोत की या सोर्सेस की, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत तो आप पहले ये कह सकते हैं सूर्य प्रकाश। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सूर्य प्रकाश के अलावा यदि अपन स्रोत की बात करते हैं कि और ऐसे कौन से स्रोत हैं जो सनलाइट के अलावा हो सकते हैं, तो लीवर ऑयल। याद करो, फिश लीवर अपन पढ़े थे, विटामिन कहां पर, ए में। फिश लीवर ऑयल, उसमें क्या रहता है, विटामिन डी भी रहेगा। ठीक, जिगर या कलेजा, जिगर, कलेजा, कलेजी जिसको बोलचाल में कहते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो रिलेट कर सकते हैं। मुर्गा लेना चाहते हैं तो कहते हैं भैया कलेजी डाल देना। कलेजी का मतलब होता है कलेजा, उसी को कहते हैं जिगर। और जिगर कलेजा का मतलब होता है लीवर। याद रखना, कलेजे का मतलब हृदय या हार्ट नहीं होता, कलेजी का मतलब लीवर होता है। तो कभी अगली बार जब किसी से गले मिलो ना कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो यहाँ गले नहीं मिलना, यहाँ मिलना मेरे कलेजे का टुकड़ा है। क्योंकि कलेजे का मतलब क्या होता है, मेरे जिगर के टुकड़े का मतलब क्या होगा भैया, लीवर का टुकड़ा होगा। इसलिए आप देखना, लीवर जो होती है, जो अब हालांकि मैं इसको बहुत नहीं बता सकता, जो नहीं खाते नहीं रिलेट कर पाएंगे, पर चलो जो खाते हैं, देखना कलेजा जो उसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है ना। चलो उसको कभी जाएंगे विस्तार से। तो कलेजी, कलेजा है जिसको अपन क्या कहते हैं, जिगर, लीवर। लेकिन लीवर किसका, हाँ लिख लो, कोई का भी लीवर पेल दो, मुर्गा का। मुर्गा का जो लीवर है उसमें क्या होता है, विटामिन डी। यदि हम बात करते हैं अंडे की, तो अंडा का जो पीला भाग, यॉक कहते हैं जिसे, उस पीले भाग में भी क्या होता है, विटामिन डी। अब विटामिन डी के स्रोत में आप एक पॉइंट याद रखना, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है, विटामिन डी। आगे एक और है, बात के पढ़ेंगे, अभी याद रखो विटामिन डी। तो जो वेजिटेरियन है घबराना नहीं कि अब हमारा क्या होगा, भैया धूप में बैठ जाना, धूप कोई दिक्कत थोड़ी है। बाकी जो भाई नॉन वेजिटेरियन पे लो क्या है सब, ताकि क्या मिल जाए हमारे शरीर को, विटामिन डी।
ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब विटामिन डी का जो है एक चर्चा का विषय अभी हाल ही में चल रहा था, ठीक, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखा गया है कि भारत में यदि अपन बात करते हैं युवाओं की, या अपन एक औसत लेके चलते हैं, है ना, ये अभी करंट का टॉपिक था, इससे संबंधित बातें चल रही थी। तो भारत की यदि अपन बात करें तो हमारे भारत में लगभग 80 से 85% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी है। 80 से 85% लोगों में क्या हो गई है, विटामिन डी की कमी होती है। अब इसका अलग अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक जो कारण निकल कर आया है, इंसान के अंदर क्या है कि हम धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे। इस चक्कर में धूप में बैठना इंसान बंद कर दिया है, धूप में ज्यादा निकलता नहीं है, अब पेड़ पौधों से प्राप्त हो नहीं रहा है। अब रोज मुर्गा मछली अंडा यही सब थोड़ी खा लोगे, तो धूप में तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो यदि अपन बात करें असली नियम फिर इसका, WHO ने क्या बताया था, मैं ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं भाई, यदि कोई ऐसा जीवन में अपनाना चाहे तो अपना लेना, पूरी पुख्ता जानकारी है, आप आजमा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम ठंड के समय की बात करें, विंटर की, तो ठंड के समय कम से कम सुबह 2 से 3 घंटे धूप में बैठना चाहिए। समझना, कम से कम 2 से 3 घंटे हमें धूप में बैठना ठंड के समय, जब इंटेंसिटी कम है। और यदि हम गर्मी के समय की बात करें, ठीक है, समर के टाइम की बात की जाए, तो उस गर्मी के समय कम से कम 30 मिनट तो बैठना ही बैठना है। ठीक, अब इसको आप अपने हिसाब से कर लो भाई, 30 मिनट सुबह सुबह वाले बैठ लिया करें, तो सुबह बिल्कुल धूप निकलती 6 साढ़े 6 बजे वाली, उसमें आधा घंटा बैठे फुर्सत अपना, और बाकी ठंड में तो तुम्हारा दिन है, जब लगे जब बैठो, बेहतरीन है ना। लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बहुत बड़ी जनसंख्या है उसके अंदर विटामिन डी की क्या है, डेफिशिएंसी, इसलिए उनके जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जैसे उम्र बढ़ती है हाथ पैर में दिक्कत होने लगना, ठीक है, बीच में जो हमारे हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसका घटना, ये सब का कारण विटामिन डी है। तो इसलिए ये जो है, इस पे WHO ने ये अपनी रिपोर्ट दी है कि भैया अपन को ये इतना करना पड़ेगा, तब अपनी हड्डी जो है वो मजबूत रहेगी, अपना जीवन चलेगा। ठीक, एक और इससे संबंधित रिसर्च हुई थी कि जो विटामिन डी, ये विटामिन डी हमारे शरीर में कोरोना के प्रभाव को प्रभावित करता है। कोरोना का जो भी हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ रहा है, इसको भी प्रभावित करता है विटामिन डी। अच्छा भी प्रभावित करता है, बुरा भी करता है, अब वो कंडीशन अलग हो गई। बस आप ये याद रखो कि कोरोना को प्रभावित करने वाला विटामिन, हालांकि कभी इतने अपडेट नहीं होंगे पेपर, पर फिर भी पेपर के साथ साथ एक सामान्य जानकारी भी होना जरूरी है। तो ऐसा विटामिन जो कोरोना के प्रभाव को प्रभावित करता है, कम करता है, बढ़ाता है, वो विटामिन कहलाता है विटामिन डी। ये चर्चा का विषय था विटामिन डी का, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये तो आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं, बाकी आपका जीवन, आपका फैसला। ले ले आप स्क्रीनशॉट, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, सामान्य जानकारी हो गए, स्रोत हो गए, तो अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आप इनके नाम सुनते आए हो, बहुत सरल, बहुत सिंपल होते हैं, आप नाम सुनते आए हो। पहली जो बीमारी है इसका नाम है रिकेट्स, इसे हम कहते हैं रिकेट्स। हिंदी मीडियम रिकेट्स लिखा आएगा, लेकिन बहुत यदि हिंदी आ गई तो इसका फिर लिखा आएगा सूखा रोग। तो घबराना नहीं है रिकेट्स सुन के, हिंदी में क्या कहते हैं, सूखा रोग। तो अब समझना आप यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला तो याद रखना, यह बच्चों में होने वाली बीमारी है। आपसे पेपर में कहा जाएगा बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है। बच्चे में, बच्चा शब्द आ गया तो रिकेट्स, किसकी किसकी कमी से होती है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ये बीमारी होती है। ठीक,
इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में हड्डियां जो हैं वो भंगुर हो जाती हैं, भंगुर या जिसे अपन कहते हैं ब्रिटल। भंगुर होने का क्या मतलब होता है, हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनमें थोड़ी चोट लगती है और वो टूट जाती है ना। भंगुर शब्द पे आप जाओगे तो भंगुर शब्द का अपने आप में अर्थ होता है पाउडर हो जाना, पर यहां वो मतलब नहीं कि हड्डी टूट के पाउडर हो गई, यहां मतलब है कि हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि थोड़ी भी चोट लगने पर वो जो हड्डी है वो टूट जाती है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। हड्डियों के बीच में मिनरल्स या खनिज की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो डेंसिटी या घनत्व भी कम हो जाएगा। हड्डियों में जहां जितना मिनरल्स होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है, हड्डियां जो हैं ये मुड़ने लगती हैं, हड्डियां मुड़ने लगती हैं। आप यदि मान लो कभी डायग्राम इसका देखें तो क्या होगा कि ये जो मान लो ये पैर में ऐसे सीधे होते हैं ना, पैर जो है ऐसे हल्के ऐसे मुड़ने लगते हैं, तो ये जो हड्डियां मुड़ रही हैं इसका कारण ही है वो खोखली होने लगी, डेंसिटी मिनरल्स की घनत्व मिनरल्स का समान रूप से नहीं बटा है, तो कुछ हिस्सा खोखला हो गया और खोखला हिस्सा जो है वो बेंड होने लगा। तो बच्चों में होने वाली बीमारी जो विटामिन डी या कैल्शियम से रिलेटेड है तो उसे हम कहते हैं सूखा रोग या इसे हम कहते हैं रिकेट्स। ले लें स्क्रीनशॉट, इससे संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, हालांकि ऑस्टियोमलेशिया ही टर्म चलता है, आपको पेपर में भी ऑस्टियोमलेशिया ही बोलेगा, लेकिन फिर भी हिंदी में इसे कहा जाता है अस्थि मृदुता। ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदुता, अस्थि मतलब कौन, मृदु मतलब सॉफ्ट हो जाना। ठीक है, तो इसमें पॉइंट याद रखना, यह बुजुर्गों में होने वाली बीमारी, ओल्ड एज जो है बुजुर्गों में होने वाली बीमारी। अब इसकी भी WHO ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट के अनुसार धीरे धीरे ये जो बीमारी है अब एडल्ट में भी आने लगी है। एडल्ट एज से ही हड्डियां जो है ये क्या होने लगी है, बोन्स जो है फ्लेक्सिबल होने लगी हैं, लचीली होने लगी हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपके एग्जाम में आए किसको होने वाली बीमारी है तो आप उसमें टिक करके आओगे बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है। मृदुता मतलब समझ रहे हो, सॉफ्ट हो गई हड्डी, देखो कितनी मजबूत है, हड्डी को मजबूत होना चाहिए, यही उसकी विशेषता है, वही हमारे शरीर को सुरक्षा और संरचना प्रदान करेगा, लेकिन जो विशेषता है वो उसकी रही नहीं। हड्डियां कैसी होने लगती हैं, तो इस बीमारी में हड्डियां जो हैं लचीली हो जाती हैं, हड्डियां जो है ये हो जाती हैं फ्लेक्सिबल या लचीली। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ओल्ड पर्सन होते हैं, आप देखना वो बिल्कुल ऐसे झुक कर चलते हैं। क्यों ऐसा झुक कर चलते हैं, उनकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो गई है, और बैकबोन प्रभावित हो गई है तो वो धीरे 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 बेंड होने लगी, मुड़ने लगी, और वो मुड़ते मुड़ते वो ऐसा मुड़ गई है वो फिर सीधी नहीं होती है, तो उस बीमारी को अपन कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि हर बुजुर्गों को क्यों नहीं होती, तो अपन को उसी बुजुर्ग में देखने को मिलेगी जिसकी बैकबोन प्रभावित हुई है। हो सकता है कोई बुजुर्ग उसको ऑस्टियोमलेशिया हुआ पर बैकबोन प्रभावित ना हो, घुटना की कोई हड्डी प्रभावित हो गई हो, पैर की, हाथ की, तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना बुजुर्गों में ये बीमारी हो जाती है। अब भैया जो अच्छा खा पी रहा, बढ़िया डाइट रखा है, बिल्कुल जी रहा है, उसको नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम जो बुजुर्ग है उनको ये बीमारी हो जाती है। ठीक, ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदुता, स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन बढ़ते हैं अगली बीमारी में। अगली जो बीमारी है इसे अपन कहते हैं, ये नाम सुना होगा, आजकल थोड़ी जो है ये चल रहा है बात, इस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस।
हिंदी नाम ऐसे चलता नहीं है, कहीं कहीं लिखा रहता अस्थि भंगुरता। अब मैं उसका बहुत समर्थन तो नहीं करूंगा, पर आप लिख लेना, पेपर में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी में इसे कहा जाता है अस्थि भंगुरता। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट समझो। पहला तो पॉइंट अपने दिमाग में रख लो कि यह जो है महिलाओं को होने वाली बीमारी, महिलाओं को होने वाली बीमारी। तीनों अपन पढ़ लिए, एक बच्चे में हो रही थी, फिर एक बुजुर्गों में हो रही थी, और ये जो है ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है। अब आपके दिमाग में आएगा लड़कों का क्या, तो लड़कों के दिल के रोग नहीं खत्म हो रहे हैं तो हड्डी तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, उनके वहीं चल रहे हैं। तो क्या होगा, महिलाओं को होने वाली बीमारी, इस बीमारी में भी हड्डियां जो हैं ये भंगुर हो जाती हैं, हड्डियां ब्रिटल या भंगुर हो जाती हैं। आप भी अपन समझेंगे, भंगुर मतलब आसानी से टूट जाना। वो भंगुर जब किसमें हुई थी, बच्चों में, तो रिकेट्स या सूखा रोग, लेकिन वो महिलाओं में हो गए तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। महिलाओं में जो उनका सेक्स हार्मोन होता है, उस सेक्स हार्मोन की वजह से हड्डियां जो है थोड़ी खोखली होती ही है ना। अपन कहते हैं ना हड्डी जो होती है महिलाओं की वो खोखली होती है, लड़कियों का भार कम होता है, कम होता है भार। जब तो देखना आप 70 किलो की लड़की को आसानी से उठा लोगे, लेकिन घर का जो गैस सिलेंडर है उसको नहीं उठा पाओगे, है ना। तो उसके कारण हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं। हालांकि वो बनावट का भी कारण है, मैं मजाक कर रहा हूं, है ना। चलो, हड्डियां क्या होती हैं, भंगुर, तो ये बीमारी कहलाती है ऑस्टियोपोरोसिस। महिलाओं में ये होती है और एज बढ़ती जाती है ना, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया का रूप ले लेती है, तो थोड़ी खतरनाक तो बीमारी है। ठीक, चलिए ले लें इसका स्क्रीनशॉट, अपन आगे बढ़ते हैं अगली बीमारी। अगली बीमारी को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हमेशा से सुनते आए हो, तो आपको ये बीमारी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी को अपन कहते हैं धनुष्टंकार। आप कहते हैं ना, ये तो सुने नहीं, कब बोल रहे हो धनुष्टंकार। तो इस बीमारी को कहा जाता है टिटेनस, या इसे अपन कहते हैं टिटेनी। घर की भाषा में टिटनेस कहते हैं ना, कि भैया टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना, टिटनेस। टिटनेस का एक पॉइंट तो पहले याद रखो, टिटनेस जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया, या जिसे अपन कहते हैं जीवाणु से होने वाला रोग है। जब अपन बैक्टीरिया पढ़ेंगे ना, और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वहां मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बस अभी आप ये याद रखो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अब होगा क्या, ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो उनके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डी के अंदर अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने की बिल्कुल क्षमता नहीं होगी, वो खुद को बिल्कुल भी किसी दूसरी चीज से नहीं बचा पाएंगे। तो मान लो अपन को गहरी चोट लगी, या उस चोट से ये जो बैक्टीरिया है टिटेनी बीमारी करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी कहते हैं, ये सब डिटेल आ गई। वो बैक्टीरिया जैसे ही अंदर पहुंच जाएगा, हमारी हड्डी के ऊपर ग्रोथ करेगा, हड्डी को इफेक्ट करेगा और हमें टिटनेस बीमारी हो जाएगी। लेकिन यदि विटामिन डी हम भरपूर ले रहे हैं, कैल्शियम फास्फोरस हमारे पास हड्डियों में अच्छा है, तो हड्डी अपने आप को बचाने में सक्षम होगी, उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर ले। तो मान लो ये बैक्टीरिया गया भी, तो इस बैक्टीरिया को वो ग्रोथ नहीं करने देगी। तो विटामिन डी की कमी होने पर टिटनेस बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टिटनेस बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया से होती है, लेकिन टिटनेस तो ठीक है, पर वो टिटनेस बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहां पर अपना विटामिन डी जो है ये होता है समाप्त। ठीक, अपन विटामिन ए पढ़ चुके, सी पढ़ चुके, और आ गए हम अपन विटामिन डी में। ऐसे धीरे धीरे अपन विटामिन पढ़ते जाएंगे। मॉक टेस्ट आप लगाते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी आपके सुझाव आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल से संबंधित जानकारियों के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।